हाँ, चलिए आइए। छठा चैप्टर है बाबू त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। देखिए त्रिभुज है न, क्या है? त्रिभुज। देखिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है न। बढ़िया चैप्टर है, इससे कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा एकदम जीरो लेवल से, है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपना जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक पढ़ाएंगे, है ना। देखिए आइए, देखिए पहले जानते हैं त्रिभुज। पहले जानते हैं बाबू त्रिभुज। त्रिभुज कहते किसको है? तो देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये ए है बाबू, ये बी है, इसको सी है। इसको कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। इसको कहते हैं भुजा। इसको कहते हैं कोण, है ना बाबू। इसको कहते हैं कोण। कोण का सिंबल भी लिख देते हैं साथ साथ, इसको कोण ऐसे बोलते हैं, है ना। देखिए तो क्या है? 3 भुजा। देखिए तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, मतलब 3 भुजा है ना। तो लिखेगा डिफिनेशन, वैसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो, वैसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। वो वैसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं, या 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। वो वैसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो, वो वैसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। हो गया? वो वैसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं, या 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें शीर्ष कितना है बाबू? देखिए तो आपका शीर्ष है कौन कौन? तो ए, बी और सी, है ना शीर्ष। ए बी और सी शीर्ष है। देखिए भुजा है बाबू। भुजा क्या है? तो भुजा देखिए ए बी है एगो, बी सी है और एक सी ए है, या ए सी भी लिख सकते हैं, है ना, या बी ए भी लिख सकते हैं, है ना। ये 3 को क्या है? भुजा हो गया। अब देखिए कोण है बाबू। देखिए तो कोण है आपका, कोण है आपका, देखिए तो एंगल ए है, एंगल बी है, और क्या है? एंगल सी है बाबू, एंगल सी है ना, एंगल सी है ना। इसको और अच्छा से भी लिख सकते हैं कि ऐसे करके ए बी सी, ए बी सी, या ए सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जो बीच में होगा वही क्या होता है? कोण होता है ना। बीच में जो होता है, देखिए बीच में ए है, देखिए एक कोण यहाँ है, बी है, सी है। तो 3 भुजा में कितने होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। कोई दिक्कत? 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आप 9th में भी ये पढ़े हैं, 9th में ही, अभी 9th में ये पढ़ना है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता वहाँ पढ़ना है। यहाँ पढ़ना है त्रिभुज का समरूप पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज के समरूप के बारे में पढ़ना है ना। तो यहाँ पर, वहाँ पर सर्वांग क्षमता पढ़ना था, यहाँ पर समरूप पढ़ना है ना। चलिए ये हो गया त्रिभुज, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार उरकार यहाँ पर उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। त्रिभुज के ये प्रकार होते हैं, त्रिभुज के ये कोण के आधार पर, है ना, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होता है, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ पर उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए आते हैं, इसको मिटाएं। चलिए अब देखिए आपको पढ़ना है क्या, थोड़ा सा 9th वाला पढ़ा देते हैं बाबू।
5 मिनट, है ना, ताकि माइंड में आ जाए। देखिए, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता। देखिए त्रिभुज कैसे कैसे होता था सर्वांगक्षम। त्रिभुज का 4 गो बताए थे सर्वांगक्षम करने का तरीका। पहला था एंगल साइड एंगल समरूपता या सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता का सिंबल भी हम बताए थे। देखिए ऐसे होता था। देखिए दूसरा साइड साइड सर्वांग क्षमता, साइड साइड सर्वांग क्षमता। ये सब आप 9th में पढ़ के आए कि नहीं आए? पढ़ के आए हैं ना, साइड साइड सर्वांग क्षमता। तीसरा आइए, तीसरा था आपका राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग क्षमता। चौथा था आपका साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता। ये भी था ना। ये इतना आप आए अभी हैं क्या करके? पढ़ करके। सर्वांग क्षमता कहते किसको, पहले ये जानते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया सर्वांग क्षम ऐसे होता है। सर्वांग क्षमता का मतलब होता क्या है? सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है? कोई आकृति सर्वांगक्षम होगा, है ना, सर्वांगक्षम लिख देते हैं, सर्वांगक्षम आकृति। कोई भी आकृति सर्वांगक्षम आकृति। तो काहे होगा? सर्वांगक्षम आकृति है क्या? तो देखिए सर्वांगक्षम आकृति क्या कहता है? सर्वांगक्षमता का नियम कहता है, डिफिनीशन बोलता है कि उसका वैसी आकृति जिसकी माप और आकार दोनों क्या हो? समान हो। जिसका माप और आकार दोनों क्या हो? समान हो। ये नहीं कि दोनों अलग अलग हो। तो वो सर्वांगक्षम। आप 1 रुपया का सिक्का लेके 1 रुपया का सिक्का लीजिए और 1 रुपया का और सिक्का लीजिए, दोनों ऐसे दिखाइए, तो ई पट्टी वाला जो देखने वाला व्यक्ति रहेगा उसको दिखाई देगा कितना सिक्का? 1 सिक्का। है रियल में कितना सिक्का रहेगा? 2 सिक्का। हम दोनों सिक्का को ऐसे साट लिए और दिखा रहे हैं तो कितना सिक्का दिखाई देगा? 1 सिक्का दिखाई देगा। लेकिन है कितना सिक्का? दूसरा सिक्का कहने दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका माप और उसका आकार दोनों क्या है? बराबर। जब दोनों बराबर हो, या कह सकते हैं वैसी आकृति जिसको ठीक ठीक पूरा पूरी क्या कर ले? ढक ले, जो दिखाई ना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वांग क्षमता, है ना। तो लिखिएगा वैसी आकृति जिसकी माप और आकार दोनों समान हो। वैसी आकृति जिसकी माप और आकार दोनों समान हो उसे सर्वांग क्षमता कहते हैं। वैसी आकृति जिसकी माप और आकार दोनों क्या हो? समान हो। वैसी आकृति जिसकी माप और आकार, वैसी आकृति जिसकी माप और आकार दोनों समान हो उसे सर्वांग क्षमता कहते हैं। अब देखिए आप पढ़े त्रिभुज, तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, त्रिभुज का आकार और माप क्या होगा? बराबर होना चाहिए, तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता होगा ना। वैसी आकृति जिसकी माप और आकार दोनों क्या होना चाहिए? समान होगा, तो क्या कह देंगे? सर्वांगक्षम है। आप कौन सी पढ़ रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता मतलब त्रिभुज का माप और आकार दोनों कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे देखिए, आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए ये रेखा है, ये रेखा मान लीजिए ए है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है। इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। कितना है बाबू? 3 सेंटीमीटर। एक रेखा हम और लिए, हाँ ये ले लिए P और ले लिए क्या? Q। हाँ इसका भी लंबाई हो गया कितना? 3 सेंटीमीटर। तो जब दोनों 3-3 सेंटीमीटर है तो एक दूसरे को उठा कर रख देंगे तो पता चलेगा?
नहीं चलेगा पता। तो ई रेखा कैसा हो जाएगा, तो लिखेंगे ऐसे पी क्यू रेखा दोनों पर एरो लगा देते हैं। पी क्यू रेखा सर्वांक्षम होगा किसका, ए बी लिखते हैं, इधर ए बी देखते हैं, पी क्यू हो जाएगा सर्वांक्षम, होगा सर्वांक्षम। इसका मतलब रेखा हो गया, है ना। पी क्यू सर्वांक्षम किसका है, ए भी सर्वांक्षम किसका है, पी क्यू का होगा। जैसे देखिए अब ये त्रिभुज है, और ये भी त्रिभुज है। ये भी त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है ना। अब देखिए, अच्छा तो सर्वांक्षम होने का नियम क्या है, उसका आकार भी क्या है, आकार बराबर हो और माप बराबर हो। तो ये बराबर है, ये बराबर है, और ये क्या है, बराबर है। जब ये इसका बराबर हो जाए, ये इसका बराबर हो जाए, ये इसका बराबर हो जाए, और ये कोण इसके बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं सर्वांक्षम होने का तरीका क्या है। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाए, एंगल पी हो जाए, एंगल बी बराबर एंगल क्या, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए, एंगल सी बराबर एंगल क्या, एंगल आर हो जाए, एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाए, या ए बी बराबर क्या हो जाए, ए बी बराबर क्या हो जाए, पी क्यू हो जाए, बी सी बराबर क्या, क्यू आर हो जाए, बी सी बराबर क्या हो जाए, क्यू आर हो जाए, और ए सी बराबर क्या, पी आर हो जाए। तो त्रिभुज क्या कह देंगे कि सर्वांक्षम है। कैसे बाबू, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांक्षम है, त्रिभुज पी क्यू होगा सर्वांक्षम। समरूप नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, सर्वांक्षम बोल रहे हैं। सर्वांक्षम होने का तरीका क्या था कि उसकी माप और आकार दोनों कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों समान हो, माप और आकार दोनों क्या हो, समान हो, तभी क्या होगा, सर्वांक्षम होगा, तभी क्या होगा, सर्वांक्षम होगा। ये नहीं कि कुछ हो रहेगा तो कह देंगे सर्वांक्षम, ऐसा नहीं, उसका माप और आकार दोनों कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत, ये था 9th का पार्ट। किसका पार्ट था, 9th का। अब आपको पढ़ना क्या है, समरूप। सर्वांक्षम हो गया है ना, अब आते हैं, चलते हैं समरूप पर, है ना। चलिए मिटाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन, चलिए आइए, अब देखिए, अब आते हैं समरूप पर। समरूप आकृति, देखिए समरूप आकृति किसे कहेंगे, तो समरूप क्या है, तो आकार हो समान। आकार कैसा होना चाहिए, समरूप आकार। समरूप क्या कहता है, समरूप बोलता है बाबू, समरूप बोलता है कि आकार कैसा हो, आकार हो समान, लेकिन माप समान हो या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैंने होना भी चाहिए और नहीं, लेकिन आकार कैसा होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। आकार में कोई दिक्कत, माप अलग हो, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन आकार कैसा होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। कहता है कि
हमरा समरूप होने का नियम है, कहता है कि इसका जो है आकार समान हो लेकिन माप समान हो या नहीं हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लिखेगा वैसी आकृति जिसकी माप जिसकी आकार समान हो, वैसी आकृति जिसकी आकार समान हो लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं है। वैसी आकृति जिसका आकार समान हो, वैसी आकृति जिसका आकार समान हो लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं है, उसे समरूप कहते हैं। वैसी आकृति जिसकी माप समान हो, वैसी आकृति जिसकी आकार समान हो लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं है। माप समान आवश्यक नहीं है ना, माप घट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसी आकृति जिसकी आकार समान हो लेकिन माप समान नहीं हो या आवश्यक नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात बोल रहे हैं। आवश्यकता नहीं है कि माप समान ही हो, छोट पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन आकार कैसा हो, आकार समान हो। देखिए तो जैसे देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC है ना, और ये भी आपका त्रिभुज है PQR। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये भी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये भी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री ही होगा। आकार में हो सकता है 5 रहे, ये 4 रहे, यही ना, ये 5 रहे या 3 रहे, यही नहीं रह सकता, लेकिन है तो समबाहु त्रिभुज ही दोनों, है ना, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जब रहेगा तो उसका आकार क्या रहेगा, सेम ही रहेगा कि नहीं। तो लिखिएगा अगला पॉइंट इसी में, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, 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 सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला पॉइंट, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला, सभी वृत्त समरूप होते हैं। लिखे, जितना भी वृत्त है बाबू तो उसका आकार गोले रहेगा, है ना। वर्ग है तो उसका चारों भुजा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, लेकिन छोट बड़ रहेगा, तो क्या दिक्कत है, 90 डिग्री तो सब है। हो गया, क्या लिखा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का चिन्ह कैसे होता है बाबू, देख लीजिएगा। समरूप का चिन्ह देखिए ऐसे होता है, बस यही समरूप का क्या है, चिन्ह लिख लीजिएगा। समरूप का चिन्ह ये होता है, समरूप का चिन्ह ये होता है ना, समरूप का चिन्ह ये होता है। समरूप मतलब आकृति सेम होना चाहिए। आकृति कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आकार सेम हो, आकृति सेम हो, माप समान हो या ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जैसे देखिए ये आपका वृत्त है और ये भी आपका वृत्त है दोनों वृत्त कितने है, तो आकृति तो गोले है ना, गोल, तो आकार तो एकदम गोल है ना, गोल आकार, लेकिन छोटा है एगो बड़ा है, तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इसको मान लेते हैं सर्किल 1, इसको मान लेते हैं सर्किल 2। तो सर्किल 1 क्या होगा, समरूप हो जाएगा, सर्किल 2 का होगा समरूप, है ना, हो जाएगा ना। जैसे देखिए ये समबाहु त्रिभुज था, है ना, समबाहु त्रिभुज पहला था, तो समरूप हो जाएगा समबाहु त्रिभुज कैमा,
दूसरा हो जाएगा समरूप, होगा ना समरूप, नहीं होगा बाबू, हो जाएगा ना। चलिए समझ में आया। उसका एक चीज बराबर नहीं हो केवल कौची माप। समबाहु त्रिभुज ये समरूप कहता है कि वैसी आकृति जिसकी आकार समान हो, माप समान हो या नहीं हो, ये कोई गारंटी नहीं। मतलब वैसी आकृति जिसका आकार समान हो लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब समरूप होने की कुछ शर्तें भी हैं। समरूप होने की शर्तें हैं। क्या शर्त हैं भाई? देखिए हेडिंग डालेगा समरूप होने की शर्तें। है ना, समरूप होने की शर्तें, हेडिंग डालेगा समरूप होने की शर्तें। है नहीं, देखिए आइए समरूप होने की क्या शर्तें हैं भाई, या इसको सदृश भी कहते हैं। है ना, समरूप को एक नाम और है सदृश, या इसको सदृश भी कहते हैं। सदृश होने की शर्तें, ना बाबू, होने की शर्तें क्या शर्तें हैं? देखिए आइए, समरूप होने की शर्तें क्या है? तो पहला, भुजा की संख्या समान हो। है ना, भुजा की संख्या समान हो। भुजा की संख्या समान हो। लिखे मैंने, अब कोई कहेगा 3 भुजा है, कोई कहेगा 2 भुजा है, तो भुजा की संख्या क्या होना चाहिए? चतुर्भुज है तो 4 भुजा होना चाहिए दोनों में। है ना, और लिखेगा दूसरा लिखेगा इनका संगत कोण समान हो। इनका संगत कोण समान हो। संगत कोण क्या हो? समान हो। दूसरा, तीसरा संगत कोण क्या हो? समान हो। लिखे, और क्या हो? संगत कोण समान हो। और एक और है, और क्या है बाबू? तो और है आपका इनका संगत भुजा का इसका संगत भुजा समानुपाती हो। अर्थात इसका संगत भुजा का अनुपात क्या हो? यहाँ लिख देते हैं अर्थात संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। अनुपात बराबर हो। अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए ये 3 गो है तो कह देंगे क्या है? त्रिभुज समरूप है। भुजा की संख्या कैसा होना चाहिए? समान। कोई कहेगा त्रिभुज है, कोई कहेगा एगो फिगर पार दिया त्रिभुज का, एगो पार दिया चतुर्भुज का, होगा समरूप? एगो में 3 भुजा, एगो में 4 भुजा, होगा समरूप? नहीं ना होगा। तो भुजा की संख्या कैसा होना चाहिए?
समान होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? समान। देखिए तो ये देखिए ये हो गया और मान लीजिए कि ये है ना, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, है ना। ये मान लेते हैं कि 50 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? संगत कोण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये 50 है, ये मान लेते हैं कि आपका 30 है तो ये कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 50 30 80 हो गया ना। अब ये 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 30 ही हो। आई 100 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। अब देखिए तो हम देख रहे हैं भुजा की संख्या समान हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 गो भुजा है, तीन गो भुजा दोनों में कोई दिक्कत। पहला कंडीशन फिट हो गया। पहला कंडीशन पर ई हो गया 5। दूसरा कंडीशन संगत कोण समान हो। संगत कोण एक 50 है, यहाँ पे भी 50 है, बी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, सी 100 है, आर 100 है। मैंने संगत कोण क्या है? समान है। अब करा इनका संगत भुजा समानुपाती हो तो देखिए इसका हम मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये मान लेते हैं कि आपका ये भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, आई भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो सब त्रिभुज का तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। नियम कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो कौन त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। अब ये मान लेते हैं कि ये 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 है, ये भी क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसका संगत भुजा ए बी का संगत भुजा हम मानते हैं क्या? पी क्यू है। तो ए बी बट्टा पी क्यू संगत भुजा का अनुपात। संगत भुजा ये संगत भुजा है, अनुपात मतलब क्या? भागा। तो ए बी का मान देखिए कितना है? 4। ए बी का मान कितना है? 4। अब पी क्यू का मान कितना है? 2। तो कट गया कितना? 2/1 आया ना। उसी अनुसार देखिएगा ए सी तो पी आर, इधर ए सी लिए तो क्या होना चाहिए? पी आर। तो ए सी का मान देखिए 4 और पी आर का मान 2, तो कितना? 2/1। और इसी तरह हम देखते हैं बी सी और बटा क्या? क्यू आर होगा। बी सी बटा क्या? संगत भुजा लेना है। इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये। तो बी सी हो गया 4 और क्यू आर कितना हो गया? 2। तो कट गया कितना? 2/1। आप देख रहे हैं सबका अनुपात कैसा आया? 2/1 आया है। तो जब अनुपात कैसा लिखे हैं? बराबर हो। अनुपात कैसा होना चाहिए? संगत भुजा का अनुपात समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो। तो यहाँ लिख दिए कि अर्थात संगत भुजा का अनुपात कैसा हो? बराबर हो। जब संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया तो देखिए क्या हो गया? ए बट्टा बी बट्टा पी क्यू, ए बट्टा बी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी आर और बी सी बट्टा क्यू आर। अब सबका अनुपात कितना आया? 2/1 ना, मतलब कितना? 2/1 आया। तो देखिए आप क्या देखिए तीनों कंडीशन फॉलो किया। पहला कंडीशन क्या था? भुजा की संख्या समान हो। ठीक है बाबू, 3 भुजा है ना। संगत कोण कैसा हो? समान हो। 50 50 30 30 100 ठीक है, पास किया। इनका संगत भुजा समानुपाती हो, माने समान अनुपात में हो। अर्थात संगत भुजा क्या हो? संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। देखिए तो इसका संगत भुजा ए बी का संगत भुजा पी क्यू, ए सी का संगत भुजा पी आर, बी सी का संगत भुजा क्यू आर। सबका आया 2/1 आया है। तो देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब तीनों कंडीशन फॉलो कर जाएगा तब क्या कहेंगे कि त्रिभुज। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर लिखेंगे। अब क्या हो गया? ये समरूप हो गया। अब क्या हो गया? ये अब ये क्या हो गया? समरूप हो गया समरूप है।
कोई दिक्कत। समरूप होने की कितना शर्तें? 3 शर्तें। पहला, भुजा की संख्या समान हो, संगत कोण समान हो, और संगत भुजा का अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बराबर हो तो कह देंगे त्रिभुज कैसा है? समरूप है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद पढ़ना है थ्योरम। समरूप करने की, समरूप कुछ थ्योरम जो होगा जो अगले क्लास पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पर एक एक्सरसाइज का थ्योरी हो चुका है, कल चलेगा एक्सरसाइज, है ना। कल चलेगा एक्सरसाइज। इतना में एक्सरसाइज आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, है ना। कल एक एक्सरसाइज चलेगा, बाकी थ्योरम है। थ्योरम का क्लास नहीं छूटे। 8 गो 7 गो थ्योरम है लमसम, 8 गो लमसम, है ना। तो थ्योरम ना छूटे। पूरा एकदम 0 लेवल से उठाए हैं, है ना। हो 9th क्लास से उठाए हैं, 9th क्लास से उठाए, है ना। पूरा 9th क्लास सर्वांगक्षमता पढ़ने का था, जो कि 20 से 25 क्लास पढ़ाए, 20 क्लास कम से कम पढ़ाए होंगे, हैं 20 क्लास से तो कम नहीं पढ़ाए होंगे, है ना। तो 9th का कुछ पार्ट उठा के 10th में ला के पटक दिए, है ना। और ये तो केवल 10th में ही है ना 10th का। चलिए ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, ठीक। चलिए ठीक है, रहने दीजिए।